हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। आंसर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। बहुत ही शानदार यह एडुटेरिया का बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट है। इस सेट को पूरा लगाइए और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, तो यह मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। स्नानागार और अन्नागार ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार जो था संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इंडिका को लिखा है किसने, तो यह मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। देखिए, ये जो दसराज युद्ध है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और ये दसराज युद्ध जो हुआ था यह पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी भी याद रखेंगे और पुरुषनी भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो देखिए, विक्रम संवत का आरंभ जो माना जाता है ये 57 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत जो है ये 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्त शासकों की शासकीय यानी कि राजकीय भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी ये प्राकृत थी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है यह किस शासक ने करवाया था, तो यह राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण जो है कब किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण इसने किया था। कहाँ पर किया था, तो पेशावर पर किया था। और सबसे इसका जो चर्चित आक्रमण है 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो यह 15 सूबों में विभक्त था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो पुर्तगाली एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापित उनके प्रथम कारखाना है भारत में। पुर्तगाल कोचीन सही है, डेनिस त्रावणकोर ये भी सही है, डच जो है मछलीपट्टनम सही है, फ्रांसीसी कालीकट गलत है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो फ्रेंड्स ये जॉन मेंडेल हॉल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख जो है यह जहांदार शाह को कहा जाता है। घृणित कायर, घृणित कायर कहा जाता है किसको? घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को, ठीक है। और मोहम्मद शाह को रंगीला शासक कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खां था और अंतिम नवाब जो था ये मुबारकउद्दौला था, मुबारकउद्दौला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका शासनकाल 1770 से 1775 तक रहा था। उसके बाद देखिएगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार करेंगे। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखा है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। क्लियर है? अच्छा, ये जो विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा है और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। वेद समाज की स्थापना किसने किया है? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया है। तो केशव चंद्र सेन का भी नाम आप याद रखेंगे। पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिएगा, बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की सही है। सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया था। बंगदूत राजा राम मोहन राय ये भी सही है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी? तो यह घोषणा पत्र जो था यह वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र था। 1854 में डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया था और इसे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक, अच्छा भारत में अगर पूछेगा कि नागरिक सेवा का जनक तो कार्नवालिस को कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया कब गया था? तो फ्रेंड्स, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1843 में जो है पूरी तरह से विलय किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1845-46 हो जाएगा, ठीक है, 1845-1846 में। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1885 से 1888 हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 1856 में पारित हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे बाद की जो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किया था महादेव गोविंद रानाडे ने, MG रानाडे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे ये जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल ने 1888 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में 1888, माफ़ करेंगे यहाँ 1888 बनाइए, उसी की अध्यक्षता किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? घोषणा किया गया था कब? 20 जुलाई 1905 को और यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। लॉर्ड कर्जन ने जो है इसका बंगाल का विभाजन किया था। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। और जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। दोनों को ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रस्ताव था ये 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। चित्तरंजन दास ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की है? तो फ्रेंड्स, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है। डांडी यात्रा आपको याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था और 6 अप्रैल को डांडी पहुंच करके नमक बना करके, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत पूछा गया है तो बहुमत कांग्रेस को 5 प्रांतों में मिली थी और 8 प्रांतों में सरकार बनाया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग आते हैं अब।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। तो ये किया था किसने, उषा मेहता ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ये कौन सा ग्रह है जिसके दिन का मान एवं दिन की लंबाई कहिए या अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, तो ये मंगल है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा सेट है। सेट नंबर 1 हमने कवर कर लिया है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सेट नंबर 1 का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जीरोफाइट्स, ठीक है। चलिए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ पालन से, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, रेशम कीट सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है, टिहरी भागीरथी और भील गंगा नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है और न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, सही है। शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। उपरोक्त सभी जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो महिला संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पारित किया गया था यह 2005 में और ये लागू हुआ 2006 से। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, गुजरात में किया गया है। उसके बाद देखिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कर लेंगे। देखिए 42 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो इन्होंने किया है कहाँ पर, भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में देखिए कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम का भंडार हाल ही में कहाँ पर मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो ये 45.03 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा सही जो पूछा गया है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये बिहार के हैं, गलत दिया गया है। सही ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की शिव प्रताप शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखा अमिताभ कुमार ने। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ये 40वें नंबर पर है। उसके बाद देखिए दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन, ठीक है, किस कंपनी ने विकसित किया है। तो नेजल कोविड वैक्सीन को विकसित किसने किया है। तो ये किया है किसने, भारत बायोटेक ने। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 51 नंबर। 51 नंबर यहाँ से है फ्रेंड्स। देखिए 51 नंबर है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उनको हम लोग चिरकालिक कहते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है कौन सा है, तो हरित लवक हो जाएगा। उसके बाद के निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम से, देखिए फ्लोएम पूछा गया और एक जाइलम होता है। सबसे पहले फ्लोएम से समझ लीजिए। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो इसमें ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों ओर से होता है। और जाइलम में क्या होता है, जाइलम में नीचे से ऊपर की ओर होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो ये पत्तियों में भी रहते हैं, रिक्तिकाओं में भी रहते हैं और छाल में भी रहते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये सभी पादप हार्मोन हैं। साइटोकाइनिन जो है यह पादप कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो यह अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है? अधिकतम दूरी के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर है। अनंत हो जाएगा अधिकतम के लिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जनरेटर, यानी कि हिंदी में जनित्र कहेंगे। अगला प्रश्न कि विस्थापन की दर को कहा जाता है? विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे 62 नंबर। देखिए 62 है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, तो आपने पढ़ा होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नांकित में से लवण कौन सा है? इसमें से लवण जो है इसमें से कौन सा है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद देखिएगा कि Mg, और यहाँ पर देखिए +2 ऊपर चार्ज दिया गया है, ऐसे लिखा गया है Mg और +2। इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। ठीक है, प्लस का साइन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तब 2 दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है, यानी कि 2 त्याग दिया है तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्विबंध वाले रासायनिक बंधन में से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, चलिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन सा है? तो इसमें से देखिए ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, एथेन भी है, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन में करते हैं सहसंयोजी यौगिक, यह H2O है, वाटर है। अल्डिहाइड श्रेणी की यौगिक में जो है उनमें से निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड में CHO हो जाता है। उसके बाद कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो यह अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश के जो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह 17वां था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन सा है? सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। चलिए, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 73 नंबर। देखिए 73 नंबर की कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, और जो लोक उपयोगी सेवाएं हैं ये है। कानून व्यवस्था नहीं है स्थानीय सरकार का मामला। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स बताइए किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स? तो 49 है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 335 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और देखिए ये परिवहन आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का स्तर 16.2% है। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, ये शामिल हैं। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है शामिल हैं। उसके बाद देखिए बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये BPSC का प्रश्न है। तो यह खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो यह द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑब्वियसली ये गंगा नदी हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? जो ताराओं का जो समूह है ये नक्षत्र कहलाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, या बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। चलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, आसान प्रश्न है। चलिए यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थलों के बीच में समय अंतर क्या होगा? आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना का अंतर होता है? 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का। तो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 × 4 कर देंगे तो 360 मिनट हो जाएगा। अब 360 मिनट को घंटा में आप बदल दीजिए, तो 360/60 कर देंगे तो ये कितना घंटा हो जाएगा? 6×6 = 36, 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा इसमें से कौन सा नहीं है बताइए? तो देखिए ये वेंगुएला धारा है, यह अटलांटिक महासागर की धारा है। चलिए उसमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यह नहीं जो है यह बियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स 94 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वन्य जीव के संरक्षकों को, वन एवं वन्य जीव के अधिकारियों को और शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को। उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय जैविक उद्यान? तो ये नई दिल्ली में है। 96 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी जी की। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है, और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें से सभी है। वन नीति भी है, पर्यावरण अधिनियम भी है, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति भी। कहीं ना कहीं दोनों ये औद्योगिक और शिक्षा नीति भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो जो धान का खेत होता है ना, ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होता है। बाकी सभी प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का नारा है। 100 प्रश्न में अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए 101 से लेकर के 120 तक में जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़